हेलो डियर। तो आज का यह नेक्स्ट जो है थ्योरी का वीडियो है, ठीक है ना। कुछ दिन आपका थ्योरी का वीडियो गैप हो गया, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब से सुबह में जो 8 बजे आता है थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट वाला, वो वीडियो कंटिन्यू आएगा, ठीक है। जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग 2-3 जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो देखेंगे। उसका एग्जाम्पल काम देखेंगे, कौन सा सॉल्यूशन का यूज कहाँ होता है। दूसरी चीज़ें हम लोग साइकोसेक्सुअल जो है आपको थ्योरी लेकर आए हैं, ठीक है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी में स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक व्यक्ति में कैसे कौन कौन से स्टेज में जो है डेवलपमेंट विकास होता है, उस साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें हम लोग एबीजी का आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है जानेंगे। इसके अंदर जो है एल्कोलोसिस क्या होता है, एसिडोसिस क्या होता है, ठीक है, PCO2 क्या होता है, ठीक है ना, HCO3 क्या होता है। ये सारे चीज़ को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। एबीजी से क्वेश्चन बनता है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी से भी क्वेश्चन बनता है, सॉल्यूशन से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, आईवी थेरेपी वाला। तो ये कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका MCQ रटते रह जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट हम लोग देखने वाले हैं। कितने स्टेज में डेवलपमेंट होता है। देखिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है 1905 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सिगमंड फ्रायड के द्वारा, ठीक है। इन्होंने जो है आपको कुल जो है मिलाकर इन्होंने आपके सामने में देख लीजिए। सबसे पहले याद रखिए, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? फ्रायड के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है कि कब दिया गया, तो 1905 में दिया गया। इन चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखे रहिए, ठीक है। अब फ्रायड ने देखा कि व्यक्ति में स्टेज बाय स्टेज सब चीज़ होता है। जैसे बच्चा रहता है, जन्म लेता है, ठीक है, जन्म से धीरे धीरे बढ़ता है तो उसमें हर चीज़ का विकास होता है। उसी प्रकार से जो विकास आपका होता है, विकसित जो होता है बच्चा, वह देख लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, कुल 5 जो है आपके यहाँ पे देख सकते हैं। कुल 5 स्टेजेज होता है साइकोसेक्सुअल थ्योरी में। तो याद रखिएगा। देखिए, पहला जो स्टेज होता है, पहला स्टेज होता है ओरल स्टेज, यानी ओरल मतलब समझ रहे हैं, मुखीय स्टेज, जहाँ पे बच्चा मुंह से चीज़ें जो है करना शुरू करता है, ठीक है, मुंह का इस्तेमाल जहाँ पे शुरू करता है। और यह जो है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का जो है अब का स्टेज होता है। तो पहला अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा ओरल स्टेज। या ये पूछ देगा कि ओरल स्टेज का समय कौन सा होता है, तो ये जो है जन्म से 1 वर्ष ओरल स्टेज होता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब इसमें होता यह है कि ओरल स्टेज में 0 से जन्म से 1 वर्ष के बीच में बच्चा ज़्यादातर मुंह से जो है चीज़ें करता है, मुंह से जो है करने का प्रयास करता है। जैसे आप मुंह में अगर उसकी उंगली लगा दीजिएगा तो काटने का प्रयास करेगा। स्तन जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वह भी जो है आपका मुंह से ही जो है करता है, ठीक है। काटने का प्रयास, बाइट करता है, ठीक है, चूसता है कोई चीज़ मुंह से ही, ठीक है। और कुछ चीज़ मांगना भी होता है तो वह मुंह से ही जो है आपको ये करता है, अपने सेटिस्फेक्शन को दिखाता है, ठीक है ना। तो ओरल स्टेज जो कि मुंह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे कोई चीज़ काटना हो, चाहे कोई चीज़ को सक्शन चूसना हो, तो उसमें बच्चा ज़्यादातर 0 से 1 वर्ष की उम्र में मुख का ही इस्तेमाल करता है, इसीलिए इसे ओरल स्टेज कहा गया है, ठीक है। 0 से 1 वर्ष। आगे है एनल स्टेज। एनल स्टेज होता है आपका यहाँ पे 1 से 3 वर्ष एनल स्टेज होता है, याद रखिएगा। जिससे हम लोग एनल मतलब जो मल द्वार होता है वो वाला स्टेज होता है, मल द्वार स्टेज, 1 से 3 वर्ष। द लिबिडो बिकम फोकस्ड ऑन द एनस। यहाँ पे 1 से 3 वर्ष में जो फोकस होता है एनस पर होता है, ठीक है। एंड चाइल्ड डोरिवेस ग्रेट प्लेजर फ्रॉम डिफिकेटिंग। अब इससे में होता यह है एनल स्टेज में कि देखिएगा 1 से 3 वर्ष में बच्चा जब 1 से 3 वर्ष में रहता है तो देखिएगा जब वो अपने साथी के साथ बाथरूम करने बैठेगा तो वह जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है लगाव रखता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम देगा, ठीक है ना। तो ये जो है चीज़ों होता है, यहाँ पे कंट्रोल सीखता है बच्चा,
यानी मल पर कंट्रोल सीखता है, कैसे कंट्रोल जो है होता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको होता है, खासकर एनल स्टेज जो होता है वह एनल से रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल सीखना, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब जो है होता है, समझ गए। तो 1 से 3 वर्ष एनल स्टेज, ओके। तीसरा है फैलिक स्टेज, जो कि 3 से 6 वर्ष होता है, ठीक है। 3 से जो है 6 वर्ष होता है और यह फैलिक स्टेज होता है, ठीक है। फैलिक स्टेज में होता यह है कि यहाँ पे जो है आपको जो बॉयज होता है, जो गर्ल्स होता है, यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो है आपको आकर्षण जो है धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है ना। 3 वर्ष से 6 में जैसे अपने से अपोजिट वाला में बच्चा जो है ज़्यादा जो है दिलचस्पी दिखाता है या बच्चे के साथ ज़्यादा जो है खेलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपके फैलिक स्टेजेज होता है, ठीक है। और 3 से 6 वर्ष में जो चिल्ड्रेन होता है बिकम मोर इंटरेस्टेड इन जीनाइटल, बच्चा ज़्यादा जो है अपने जीनाइटल, अपने अंगों के लेकर ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड रखता है। जैसे बॉयज है बॉयज, गर्ल्स है गर्ल्स, ज़्यादातर जो है ये भावना जो है विकसित जो बॉयज और गर्ल्स वाला होता है ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के उम्र में ही होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे अट्रैक्शन, ठीक है, इरोटिक अट्रैक्शन होता है, रिजेंटमेंट होता है, रिवाइलरी होता है और जिलियस और फियर, यानी यहाँ पे जिलियस की भावना, ठीक है, यहाँ पे डर की भावना, ये सब फैलिक स्टेज में जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आपका आता है चौथा है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, तो देखिए लेटेंसी स्टेज जो होता है दिस इज मोस्ट स्टेबल स्टेज is liable to address a balance of moral as the superego fully develop. Much of the child energy is challenged into developing new skill, acquiring new knowledge, and play becomes largely conform to other children of the same gender. अब जो यहाँ पे लेटेंसी जो होता है यह 6 से लेकर जो है प्यूबर्टी तक, यानी नॉर्मली 6 से लेकर 12 वर्ष के जो अवधि होता है ये लेटेंसी फेज होता है। लेटेंसी फेज में होता यह है कि इसमें बच्चा जो है ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, ठीक है, बच्चा ज़्यादा खेलने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और वो भी सेम जेंडर के साथ, मतलब अगर लड़की है तो लड़की के साथ, लड़का है तो लड़का के साथ ज़्यादा समय बिताना, ज़्यादा खेलने का प्रयास, ज़्यादा कोई चीज़ नए नए स्किल सीखना, ठीक है ना, और नए नए चीज़ों को जो है प्राप्त करना, नॉलेज को, ये जो है लेटेंसी स्टेज में जो है डेवलप होता है, ठीक है ना। तो आपका 6 से 12 वर्ष याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ और लास्ट है वो है आपका जीनाइटल स्टेज। जीनाइटल स्टेज जो कि प्यूबर्टी से लेकर वयस्क तक जो है चलते रहता है, 12 से लेकर यह वयस्क तक जो है ये डेवलपमेंट चलते रहता है, ठीक है। इसमें होता यह है कि फ्रायड ने कहा प्रॉपर आउटलेट ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इन एडल्ट वाज थ्रू हेट्रोसेक्सुअल इंटरकोर्स। अब यहाँ पे जेनाइटल स्टेज में होता यह है कि यहाँ पे जो है आपको क्या होता है, रिलेशनशिप एक से दूसरे में कैसे बनाना है, भावनात्मक चीज़ें, इमोशनल चीज़ें, ठीक है, सेक्सुअल जो नॉलेज होता है, रिलेशन बनाना, ये सब चीज़ें डेवलप होता है, ठीक है। जीनाइटल का पूर्ण विकास जो है यहीं पे होता है, गुप्तांग का पूर्ण विकास यहीं पे होता है, इसी स्टेज में। नॉर्मली देखते भी हैं कि एक लड़का या लड़की 12 से लेकर 16 वर्ष के बीच उसके जीनाइटल ऑर्गेन में काफ़ी परिवर्तन आता है। जैसे फीमेल लड़की है तो उसके ब्रेस्ट में चेंजेज आएगा, उसके आवाज़ में चेंजेज आएगा, ठीक है ना, तमाम तरीके की चीज़ें होता है। उसी प्रकार से मेल में भी सेम है, ठीक है, उसके भी जीनाइटल ऑर्गेन जो है आपको क्या होगा, परिवर्तन होने लगता है, उसका भी आवाज़ चेंजेज होने लगता है। तो ये तमाम तरह के चीज़ें जो है जीनाइटल स्टेज में होता है, जहाँ पे जो है व्यक्ति अपने एडल्ट की तरफ बढ़ता है, समझ गए। तो ये कुल 5 याद रखिएगा। पहला कौन कौन से है, देखिए पहला है मुंह से शुरू होता है, जाता है मल यानी एनस, तो पहला ओरल, दूसरा ओरल में 0 से 1, मल में 1 से 3, जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह ये सब जो है बच्चा सीखता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपन फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज आता है जहाँ पे होता ये है 3 से 6 वर्ष का अवधि। यहाँ पे जो है सेक्सुअल जो है इंटीमेसी जो होता है, जो चेंजेज परिवर्तन होता है लिंग का, जो एक से दूसरे में जो है लिंग के प्रति लड़का लड़की ये सब जो है ज़्यादा जो है क्लोज होता है, ठीक है ना,
3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा ये यहाँ पे विकास होता है उसका, समझ गए। लेटेंसी होता है जहाँ पे जो है बैलेंस बनाना, नए नए चीज़ों को सीखना, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, और तमाम जो है सेम जेंडर के साथ खेलना, ये सब जो है बच्चा के डेवलप होता है 6 से 12 वर्ष में, जिसे लेटेंसी फेज कहते हैं। एंजीनाइटल स्टेज जो होता है यहाँ पे चाहे लड़का हो या लड़की, अपोजिट जो है मतलब जो लड़का हो या लड़की, यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशन के प्रति समझदारी, ठीक है ना, जेनाइटल ऑर्गेन में परिवर्तन, ये सब जो है आपको ये चलते रहता है प्यूबर्टी से, यानी 12 वर्ष से लेकर पूरे वयस्क तक ये जेनाइटल फेज चलते रहता है। तो ये 5 फेज याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में कोई भी किसी के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में भी देखेंगे, जिसे आईवी थेरेपी, आईवी फ्लूइड भी हम जो है कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आईवी फ्लूइड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आईवी के द्वारा दिया जाता है, इंट्रावेन के द्वारा दिया जाता है वे फ्लूइड, जिसे आईवी फ्लूइड कहते हैं, ठीक है ना। अब ये बेसिकली 3 प्रकार के होता है। ये जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, जो व्यक्ति मरीज को दिया जाता है अलग अलग कंडीशन में, ये बेसिकली 3 प्रकार के होता है, ठीक है। अब 3 प्रकार के कौन कौन सा होता है, तो देखिए हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है और हाइपोटोनिक होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक जस्ट उल्टा होता है हाइपोटोनिक के, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे किसका यूज होगा, ये देखिए ये स्किल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक मरीज को, चाहे मरीज जला हुआ हो, चाहे बेहोश मरीज हो, चाहे वो पॉइजनिंग मरीज हो, ये मैक्सिमम मरीज जब अस्पताल में भर्ती होता है ना, तो उसको कोई ना कोई जो है फ्लूइड दिया ही जाता है आईवी के द्वारा, ठीक है। चाहे वो नॉर्मल दिया जाए, चाहे वो डेक्स्ट्रोज दिया जाए, चाहे वो रिंगर लैक्टेट दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सब दिया जाता है। ख़ास तौर पे नॉर्मल सलाइन जो एनएस होता है, उसका काम और भी चीज़ों में आता है, डिसइंफेक्ट में, जैसे आपका मैं बता दूं वाउंड केयर में, घाव को धोने में भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग करते हैं हम लोग, समझ गए। डिस्टल वाटर का उपयोग जो है हम लोग इंजेक्शन देने में भी करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में, नॉलेज में होनी चाहिए। देखिए हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, पहले हम लोग हाइपरटोनिक से शुरू करते हैं, ठीक है। अब हाइपरटोनिक वैसा सॉल्यूशन होता है, वैसा सॉल्यूशन विलियन होता है जिसमें साल्ट की मात्रा वाटर से ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम आसान से समझिए। जिसमें साल्ट की मात्रा अधिक होगा वो हाइपरटोनिक होगा, समझ गए। जिसमें साल्ट की मात्रा कम होगा और वाटर की मात्रा ज़्यादा होगा वह हाइपोटोनिक होगा। ध्यान में रखिएगा, हाइपर मतलब साल्ट ज़्यादा और हाइपो मतलब कम, यानी साल्ट कम, तो साल्ट कम तो जल वाटर ज़्यादा, और अगर साल्ट ज़्यादा तो वाटर कम। ध्यान में रखिएगा, समझ रहे चीज़ों को। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आइसोटोनिक के बारे में समझ लीजिए। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होता है, समझ रहे हैं ना। आइसोटोनिक में दोनों बराबर होता है। साल्ट और वाटर का जो विलियन होता है उसमें दोनों का रेशियो जो है बराबर होता है, समझ गए। चलिए अब इसको आप कैसे समझेंगे देख लीजिए। देखिए अब ये जो आपका हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक क्या करता है, तो हाइपरटोनिक जो है कोशिका को सिकुड़ाता है, श्रिंक करता है, समझ गए, श्रिंक करता है, समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे आपका NH 3% हो गया NaCl के साथ, 10% डेक्स्ट्रोज हो गया। ये एग्जाम्पल है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ओके, बात आएगा आइसोटोनिक का। समझिए ये हाइपरटोनिक है, यहाँ पे हाइपोटोनिक है। तो जब यहाँ पे सेल को श्रिंक करेगा तो यह सेल को क्या करेगा, स्वेल करेगा, फुलाएगा, बढ़ाएगा, यानी उल्टा होता है। मैंने पहले ही बताया हाइपरटोनिक जस्ट उल्टा है हाइपोटोनिक। अगर हाइपर में साल्ट ज़्यादा है तो हाइपोटोनिक में साल्ट कम होगा, ठीक है, वाटर ज़्यादा होगा। अगर ये सेल को श्रिंक कर रहा है तो ये सेल को क्या करेगा, स्वेल करेगा, बढ़ाएगा, समझ गए। इसीलिए हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे 3% है, 10% डेक्स्ट्रोज है,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 0.5%, 0.33% नॉर्मल सलाइन, NS 0.45, NS 0.35। समझ रहे हैं, ये एग्जाम्पल है आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आइए बीच में आइसोटोनिक। जब हाइपर और हाइपो समझ गए तो हाइपोटोनिक क्या होता है। देखिए, हाइपोटोनिक साल्ट और वाटर चूँकि सॉल्यूशन में इक्वल है बिलियन में, तो सेल विल स्टे द सेम। यहाँ पे जो कोशिका होता है वो आपके सेम जो है स्टेट, ठहराव उसका सेम रहता है। समझ गए। और ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यह जो होता है हाफ नॉर्मल सलाइन, जिसे प्योर वाटर हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका नॉर्मल वाटर 0.9, ठीक है ना, 0.9% नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, ठीक है। तो ये सब आपका जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। समझ गए। ये समान स्थिति बना के रखता है, इसमें साल्ट ज़्यादा होता है, इसमें साल्ट कम होता है। इसका एग्जाम्पल 3%, 10%। इसका एग्जाम्पल जो है आपको क्या होगा 0.45 और 0.35। ठीक है, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होगा, यह परसेंटेज जो है हमेशा 0.9 से कम होगा, क्योंकि यह इक्वल है और यह कम है। ठीक है, और यह जो है आपको क्या है ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ए बीच वाला बराबर है, ए वाला इधर ज़्यादा है और ए वाला जो है आपका क्या है ए वाला जो है आपका कम है। तो ए ज़्यादा होगा ही इसमें 3%, 10%। ओके, 0.9 होगा तो वह इक्वल दर्शाएगा, वह दर्शाएगा आइसोटोनिक को। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। लेकिन 0.9% से कम जो भी सॉल्यूशन होगा वह सब हाइपोटोनिक में आएगा। देख लीजिए ना, यहाँ पे 0.45 है, इससे कम है, 0.33 है, इससे कम है, तो ये आपको दर्शाएगा हाइपोटोनिक को। ठीक है, चलिए ये हो गया। कुछ और चीज़ें समझिए इसका। एनीथिंग अबव 0.9 इज हाइपरटोनिक। एनीथिंग मतलब कोई भी बिलियन 0.9% से अगर ज़्यादा है, ऊपर है, तो वह हाइपरटोनिक है। ठीक है, हाइपरटोनिक अभी मैंने बताया। 5% डेक्सट्रोज इनिशियली आइसोटोनिक, यानी 5% डेक्सट्रोज जो है शुरुआत में वह जो है आपको आइसोटोनिक होता है। टर्न्स हाइपोटोनिक आफ्टर मेटाबॉलिज्म, लेकिन वह मेटाबॉलिज्म चपाचय होने के बाद वह जो है हाइपोटोनिक बन जाता है। तो 0% 5 डेक्सट्रोज जो होता है इनिशियली आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक ये बीच वाला, समझ गए। लेकिन जैसे ही वह बॉडी में जाता है, मेटाबॉलिज्म का काम होता है, वो हाइपोटोनिक में परिवर्तन हो जाता है, यानी ए वाला परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें को समझ लीजिए। आगे है एनीथिंग बिलो 0.9% इज हाइपोटोनिक। आप लोग कुछ समझ में आया। 0.9 से एनीथिंग, एनी बिलियन अगर ऊपर है तो हाइपरटोनिक, और एनीथिंग 0.9 बिलो तो हो जाएगा हाइपोटोनिक। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए एक बार और मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक बार और जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। समझ गए। देखिए यहाँ पे ए है हाइपोटोनिक, समझ रहे हैं बातें को, ध्यान से देखिएगा। ए है हाइपोटोनिक जो वहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे है आइसोटोनिक जो कि हमेशा बीच में ही रहेगा, और यहाँ पे है हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा वाला। अब देखिए वहाँ पे मैंने सीधा बताया आपको कि एनीथिंग बिलो 0.9% वो आएगा हाइपोटोनिक। तो देख लीजिए 0.45 0.9 से कम है, आ गया हाइपोटोनिक। 0.225% NS नॉर्मल सलाइन, वो आ गया 0.9 से कम। 0.33 NS कम हो गया 0.9 से। तो ये सारे के सारे हाइपोटोनिक। और ये बोतल पर लिखा होता है, आप कैसे पहचानेंगे, वो लिखा होता है बोतल पर। अब मेरा महत्वपूर्ण बात आता है कि भाई हाइपोटोनिक जो 0.9% से कम होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, देखिए। तो आपको जो पता है ये क्या होता है, आपको फ्लूइड इनटू सेल, देखिए जैसे कहाँ पे देंगे, DKA, ठीक है, DKA इंक्रीज टोटल फ्लूइड और गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस, ठीक है, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल जो है किया जाएगा। समझ लीजिए इस चीज़ को। DIG का मतलब होता है DKA इंक्रीज टोटल फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस, इन सब में जो है आपको
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग देते हैं। ओके, आगे है आइसोटोनिक के बारे में मैंने बता ही दिया कि आइसोटोनिक जो होता है 0.9% पर होता है। इससे ज़्यादा हो गया तो हाइपरटोनिक और इससे कम गया तो हाइपोटोनिक। अगर 0.9 है सीधा के सीधा तो वह आइसोटोनिक होता है। समझ रहे हैं बातें को? जैसे NH नॉर्मल सलाइन, लिंगर लैक्टेट, ये होता है आपका आइसोटोनिक में। ठीक है, देखिए आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, सेम मतलब समान, समान। ठीक है, अब ये बैड सिचुएशन जैसे बर्न में, ब्लड लॉस में, एनाफाइलेक्सिस, सेप्सिस में, डिहाइड्रेशन में, इसका इस्तेमाल हम लोग आइसोटोनिक का करते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं देख लीजिए। जले हुए में, ब्लड लॉस में यानी हाइपोवॉल्यूमिक कह सकते हैं आप, एनाफाइलेक्सिस में, सेप्सिस में, संक्रमण वगैरह में, डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण में, इसका इस्तेमाल हम लोग आइसोटोनिक का यहाँ करते हैं। आगे है, मैंने बता दिया एनीथिंग एबोव 0.9% ये कहाएगा हाइपरटोनिक, तो 3% ज़्यादा है, 5% NH ज़्यादा है। यहाँ पे देख लीजिए डेक्स्ट्रोज 5% इन वाटर या NS में, ये भी 0.9 से बड़ा है। तो ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएगा, आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, फ्लूइड गोज आउट ऑफ सेल टू श्रिंक देम। समझ लीजिए यहाँ पे क्या करता है हाइपरटोनिक, क्या करता है हाइपरटोनिक जो है सेल को श्रिंक करता है। ठीक है, यानी फ्लूइड को बाहर करता है। समझ गए? यहाँ पे क्या करता है, फ्लूइड को ओवरलोड करता है। समझ गए? ओवरलोड करता है यानी यह सेल को स्वेल करता है। तो इसमें जो है DKA पेशेंट को, इंक्रीज टोटल फ्लूइड को, गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस में ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यूजेज कहाँ पे करते हैं, तो गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड इन ए शॉक पेशेंट, ज़्यादातर हाइपरटोनिक सीवियर हाइपोनेट्रेमिया यानी जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम जाता है, तो चूँकि इसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है तो साल्ट की मात्रा हाइपोनेट्रीमिया में दिया जाएगा। तो सीवियर हाइपोनेट्रिया में हम लोग जो है हाइपरटोनिक देते हैं। ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड होने पर जो है हम इसे देते हैं। सेरेब्रल एडिमा में देते हैं, केटोसिस में देते हैं। तो ये सब जो है हम लोग जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्लूइड इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।